हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर ग्रेविटेशन की बैक एक्सरसाइज। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल्स की वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट एक बार जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा वन बाय वन। तो शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। How does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? सबसे पहले फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात हो रही है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहाँ लगता है? मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है आपके पास 1, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास 2। इसका मास है m1, इसका मास है m2 और इनके बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है d। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल G product of the masses of the two objects, that is m1 into m2, divide by square of the distance between them। उनके डिस्टेंस के बीच का वो क्या हो जाता है? उसका स्क्वायर। तो ये होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये कैपिटल G क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 दोनों का मास और d क्या होता है? उनके बीच का डिस्टेंस। ओके, अब उन्होंने बोला है कि बाकी सब तो सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस अगर हमका हाफ कर दें, इनके अगर ये यहाँ पड़ा हुआ है इसको हम कहाँ ले आए? बिल्कुल बीच में ले आए, यानी कि डिस्टेंस हाफ कर दें। यानी कि ये तो हमेशा सेम रहता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हर जगह सेम। मास भी क्या है? सेम। हमने मास चेंज नहीं किया, सिर्फ डिस्टेंस को क्या कर दिया? हाफ कर दिया डिस्टेंस को। अब क्या निकालना है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि नया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा? देखिए, अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रही हूँ, ये सारी की सारी। G एज इट इज रहेगा, m1 एज इट इज, m2 एज इट इज, d स्क्वायर। अब d स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे? d बाई 2, क्योंकि डिस्टेंस मेरा हाफ हो चुका है। तो d बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि d स्क्वायर की जगह पे मुझे d बाई 2 पुट करना है। ओके, नेक्स्ट ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे क्या हो जाएगा? d स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब ये 4 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू G m1 m2 डिवाइड बाई d स्क्वायर। तो अब आप यहाँ देख सकते होगे ये जो वैल्यू है G m1 m2 डिवाइड बाई d स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है? इस f की वैल्यू है। ये f वाला जो f डैश है ये तो नया है, जब मेरा डिस्टेंस हाफ हो गया था, ये तो पुराना है। तो यानी कि इसकी जगह पर मैं ये लिख सकती हूँ, बिल्कुल। तो f डैश हो जाएगा 4 इंटू, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? f। यानी कि जो अब नया फोर्स आया है, डिस्टेंस हाफ करने पर जो नया फोर्स आया है वो 4 टाइम्स ज्यादा है पहले वाले फोर्स से। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ जाएगा जब मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं सेकेंड वन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। Why then a heavy object does not fall faster than a lighter object? क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? मासेस के। जैसे हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई d स्क्वायर, हमने ये पढ़ा, ठीक है। तो ये इसके प्रोपोर्शन में होता है मासेस के। तो वो बोल रहे हैं कि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जल्दी क्यों नहीं गिरते हैं लाइट ऑब्जेक्ट्स के। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हैवी है और इसके कंपैरेटिवली अगर इसकी कैप में लेती हूँ ये लाइटर है, अगर मैं ऊपर से दोनों को नीचे गिराती हूँ तो दोनों सेम टाइम पे नीचे गिर रहे हैं, कोई जल्दी कोई लेट नहीं गिर रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ध्यान से देखिए, जब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करती हूँ और पर्टिकुलर केस लेती हूँ अर्थ का, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक ऑब्जेक्ट मेरा अर्थ है, तो वहां पर मैं यूज करती हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी से। इसको मैं क्या बोल देती हूँ? ग्रेविटी बोल देती हूँ, राइट। तो अब जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो किस से करती है? सेम एक्सेलरेशन से करती है। वो भी किसकी वजह से? सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। ध्यान से देखिए, इन दोनों का कनेक्शन देखिए ध्यान से। ग्रेविटेशनल फोर्स पर्टिकुलरली फॉर अर्थ
वैसे ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो हमें उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देते हैं। बट अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक ऑब्जेक्ट आपका अर्थ है तो हम उस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। यानी कि ये अर्थ के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ जो है उसको अपनी तरफ खींच रही है, किससे, सेम एक्सेलरेशन से। वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से होती है, ग्रेविटी की वजह से होती है। अगर याद हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं फ्री फॉल में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाली वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो आई जस्ट एक बार जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। ओके, अब ये जो g होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया होगा। इसका फॉर्मूला होता है g m by r square, where g is universal gravitational constant, m is mass of earth, r is radius of earth। क्या आपको इस फॉर्मूले में कहीं भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, तो इसका आंसर आता है आपके पास कि जो अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अट्रैक्ट करती है, जो आपकी इंडिपेंडेंट होती है मास ऑफ ऑब्जेक्ट की। इसका मतलब क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑब्जेक्ट का मतलब कि इसके फॉर्मूले में मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं आता। क्या आता है, सिर्फ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। इसके अंदर कहीं भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं आता। इसीलिए जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिरते हैं अर्थ के ऊपर, और वो एक्सेलरेशन क्या होती है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। तो यानी कि उन्होंने बोला है एक अर्थ है, इसके सरफेस पे एक 1 kg का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो हमने निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइड बाय d स्क्वायर, राइट। ये क्या होता है, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। बट फॉर अर्थ के लिए हम क्या यूज करते हैं, F इज इक्वल टू g एज इट इज, m1 इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो हमने मान लिया स्मॉल m, m2 इज द मास ऑफ अर्थ, बड़ी अर्थ है तो उसको हमने मान लिया कैपिटल M, और उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो हम हमेशा अर्थ के केस में क्या लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ। तो d की जगह हम क्या लिखेंगे, r स्क्वायर, वेयर r इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो अब हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें दे रखा है मास ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 1 kg, मास ऑफ अर्थ दे रखा है यानी कि कैपिटल M दे रखा है 6 × 10⁻24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ भी दे रखा है आपको, दैट इज कैपिटल R दे रखा है 6.4 × 10⁻6 मीटर। ऑल्सो आपको ये कैपिटल G की वैल्यू पता होती है, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ ग्रेविटेशन में मैंने आप लोगों को इसकी डेरिवेशन कराई थी। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई जस्ट एक बार जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो ये कैपिटल G की वैल्यू हमने क्या बताई थी, 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। और मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि ये हम ऐसा यूनिट कैसे लिखते हैं, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसको जरूर देखें। तो अब क्या करने वाले हैं, हम ये सारी की सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। चलिए करते हैं पुट। g की जगह पर आ जाएगा ये, स्मॉल m 1 है, कैपिटल M 6 × 10⁻24 है, R है 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये वाली, ये और ये, इसको अलग लिख लेते हैं। 6.67 × 6, 6.4 का स्क्वायर है तो आप इसको 2 बार लिख सकते हो, इनटू, अब क्या करेंगे, जितनी भी ये जीरोस वाली वैल्यू होती हैं इनको हम अलग लिखते हैं। ये हो गया 10 की पावर -11, 10 की पावर 24 डिवाइड बाय, यहाँ 10 की पावर 6 का स्क्वायर है तो ये पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, 6 2 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 12। तो अब अगर इसको उठाते हैं तो नीचे लगेगा 100,
अगर इसका पॉइंट हटाए ऊपर लग जाएगा 10, इसका पॉइंट हटाए ऊपर लग जाएगा एक और 10, तो ये तो कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास 667 इंटू 6 डिवाइड बाय 64 इंटू 64। अब यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो ये 10 की पावर 12 है, ये ऊपर जाएगी तो क्या होगा 10 की पावर -12, तो ये हो गया 10 की पावर -11 -12, तो ये हो गया 10 की पावर -23, और साथ में क्या है इंटू 10 की पावर 24 है। जब पावर्स आपकी जब आपका बेस सेम होता है तो जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं प्लस, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 24 -23, ये हो गया ओनली 10। तो ये सारा का सारा सॉल्व करके मेरे पास क्या आया है, सिर्फ 10 आया है। तो जब अब तो मैं इसको सिंपली सॉल्व कर सकती हूँ, इसको मैं डिवाइड करके इससे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 9.8, और क्या निकाल रही हूँ मैं, F यानी कि फोर्स निकाल रही हूँ। तो जो फोर्स होता है वो किस में होता है, न्यूटन में। दिस इज योर आंसर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो यहाँ अगर मान लीजिए ये अर्थ है, यहाँ पर ये मून है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे, जैसे ये हो गया मास ऑफ मून m1, ये हो गया मास ऑफ अर्थ m2, इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए d है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इनके बीच में लग रहा है वो क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करती है मून को किस फोर्स से, ज्यादा होता है वो फोर्स या छोटा होता है ये फोर्स, या मून अट्रैक्ट करता है अर्थ को। क्या मतलब बोल क्या रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो अर्थ है वो मून को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करती है, कम फोर्स से अट्रैक्ट करती है, या सेम फोर्स से अट्रैक्ट करती है जितने फोर्स से मून अट्रैक्ट करता है, और क्यों। अब यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है तो हम लगाएंगे F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। ये फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, एंड यू नो वेरी वेल न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड दे बोथ एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। अगर अभी तक आप लोगों को न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं पता है तो एक बार जरूर देखिए, 9th चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ। तो यहाँ पर क्या है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये अट्रैक्ट कर रही है इट इज एक्शन, ये अट्रैक्ट कर रहा है दैट इज रिएक्शन, और वो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर वो इक्वल है यानी कि कहने का मतलब क्या है, जितने फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट कर रही है मून को उतने ही फोर्स से मून भी अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो लिखेंगे क्या इसका आंसर, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ, दोनों के दोनों फोर्स सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन में। कौन से दोनों फोर्स, जिस फोर्स से जो अर्थ है वो अट्रैक्ट कर रही है मून को, या मून जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को, दोनों के दोनों फोर्सेस क्या है, सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फोर्स से रिलेटेड है। वही आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मून अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को तो अर्थ क्यों नहीं मूव करती टूवर्ड्स द मून। और इसका ऑपोजिट क्वेश्चन भी हो सकता है कि अगर ये मून है, ये अर्थ है, आपस में एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये अर्थ इधर क्यों नहीं जाती मून की तरफ, या मून अर्थ की तरफ क्यों नहीं आता। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि मून और अर्थ दोनों एक दूसरे को इक्वल अमाउंट से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अर्थ जो है वो मून की तरफ क्यों नहीं जाती। हमें इतना भी पता है कि जो मून का मास है वो कम है अर्थ के मास से, ठीक है। अब इसको इस तरीके से इमेजिन करो कि ये एक बड़ा मैग्नेट है और ये एक छोटा मैग्नेट है, और उसको मैंने एक रस्सी से बांध दिया है, ठीक है। तो अब ये बड़ा मैग्नेट तो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ और उसको मैं घुमा रही हूँ, ठीक है। तो क्या बड़ा मैग्नेट घूमकर जाएगा छोटे मैग्नेट की तरफ? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मास क्या है, ज्यादा है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड द अर्थ इज सेम, जो हमने अभी भी क्वेश्चन 4 में पढ़ा है। सिंस द मास ऑफ द अर्थ इज मोर,
जो अर्थ का मास है वो ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो वो कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। कैसे? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो फोर्स ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड। अगर आपका मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम है, अगर मास ज़्यादा एक्सेलरेशन कम है, एक्सेलरेशन वही होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ मूव नहीं कर सकती टूवर्ड्स द मून, मून की तरफ अर्थ जो है वो मूव नहीं कर सकती। ओके, तो अब यहाँ से आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मून का तो मास कम है ना, मून तो मूव कर सकता है अर्थ की तरफ, तो क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि इफ अर्थ अट्रैक्ट्स द मून, व्हाई डज द मून नॉट मूव टूवर्ड्स द अर्थ, राइट? अब ये चीज मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वेरी फर्स्ट वीडियो में ग्रेविटेशन की, कि मून क्यों नहीं फॉल करता अर्थ के ऊपर, क्योंकि अर्थ का मास तो ज्यादा है, ये एक बड़ा मैग्नेट है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। इसका रीजन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें वो एक कौन सा फोर्स है जो जिसकी वजह से जो मून है वो अर्थ के ऊपर फॉल नहीं करता, वो कौन सा फोर्स है, विच फोर्स, कौन सा नाम था उस फोर्स का, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है? व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये है हमारा एक फोर्स का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में बोला है कि एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाए, यानी कि g एज इट इज है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हो गया डबल, सेकेंड ऑब्जेक्ट एज इट इज रहा, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया डबल, सेकेंड ऑब्जेक्ट एज इट इज रहा, डिस्टेंस भी एज इट इज रहा। तो जो नया फोर्स आएगा एफ डैश, अब ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दें, g2 m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। अब 2 बाहर ले जाऊं मैं, क्या बचेगा? 2g m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। अगर देखा जाए तो g m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर ये पुराने वाला f है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? f डैश इज इक्वल टू 2f। तो यानी कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाता है तो जो मेरा फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा? डबल। तो क्या लिखेंगे? फोर्स विल बी डबल्ड when the mass of one object is doubled। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए अगर हम देखें तो उन्होंने बोला है the distance between the objects is, पहले डबल होता है फिर ट्रिपल हो जाता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है। तो यानी कि फॉर फर्स्ट केस g एज इट इज m1 m1 रहेगा, यानी कि मासेस को तो हम छेड़ नहीं रहे, सिर्फ पहले हमने डिस्टेंस कर दिया डबल, डिस्टेंस हो गया 2d। ठीक है, तो अब निकालते हैं नया फोर्स। ये सारी की सारी वैल्यूज में पुट करने वाली हूँ इसके अंदर। तो g एज इट इज, m1 m2 एज इट इज, डी स्क्वायर की जगह पे अब मैं क्या लिखूंगी? डबल हो गया, तो डबल हो गया तो 2d स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? f डैश इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइड बाई इसका स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा? 4d स्क्वायर। तो 1/4 कॉमन, अंदर क्या बचा? g m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। तो अब फिर से देखिए g m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर क्या है? पुराने वाला f। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ? f डैश इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ओल्ड f। ये नया f जो है वो क्या हो गया? 1/4 टाइम्स हो गया नए वाले f के। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? जो फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगा 4 टाइम्स, या आप लिख सकते हो फोर्स विल बी 1/1/4 ऑफ द प्रीवियस फोर्स। तो आप इतना डिफिकल्ट लिखने की बजाय आप सिर्फ ये लिख सकते हो कि जो फोर्स है वो 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? अगर डिवाइड में होता है वो 4 टाइम्स कम हो गया, अगर वो मल्टीप्लाई में तो 4 टाइम्स ज्यादा हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो आपने लिख दिया 2 टाइम्स ज्यादा, यानी कि डबल हो गया। अगर वो डिवाइड में है तो वो क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया। सिमिलरली अब हम क्या करने वाले हैं? डबल के लिए हो गया, अब ट्रिपल, यानी कि ये सेम रहेगा, ये सेम, अब डी की जगह क्या हो जाएगा? 3d हो जाएगा। तो इसको करते हैं सॉल्व। तो फॉर्मूला मेन यही है, g एज इट इज
m1 रहेगा, m2 रहेगा, जो d है वो क्या हो जाएगा, ट्रिपल, दैट इज 3d। तो फॉर्मूला हो गया नया वाला फॉर्मूला, इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करने वाले हैं हम, g m1 m2 डिवाइड बाय d स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करेंगे हम, 3d का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास g m1 m2 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो 1/9 बाहर लिख लो, ये हो गया d स्क्वायर। तो अब ये पुराने वाला फॉर्मूला बन गया बिल्कुल ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं, f डैश इज इक्वल टू 1/9 ऑफ f। तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, रिड्यूस टू 4 टाइम्स हो रहा था, अब यहाँ क्या लिखोगे, फोर्स विल रिड्यूस टू 9 टाइम्स, कि जब फोर्स है मेरा वो 9 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा अगर मेरा डिस्टेंस जो है वो ट्रिपल हो जाए, यानी कि 3 टाइम्स हो जाए। चलिए करते हैं लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या कहता है, द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड, यानी कि फॉर्मूला यही है, m1 हो जाए 2m1 और m2 हो जाए 2m2। तो अब क्या करेंगे, थर्ड केस, g वही रहेगा, फर्स्ट जो m1 है वो हो जाए डबल, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास डबल करना है, m1 हो गया डबल, m2 हो गया वो भी डबल, ठीक है। और अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंस बिल्कुल सेम, फोर्स, नया फोर्स, यानी कि इसी के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे हम, इसी के अंदर जब वैल्यूज पुट करेंगे तो g एज इट इज, m1 की जगह पर 2m1, m2 की जगह पे 2m2 और डिस्टेंस क्या होगा सेम, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 में बाहर लिख सकती हूँ, अंदर क्या रहेगा g m1 m2 डिवाइड बाय d स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, पुराने वाला फोर्स, तो ये क्या लिख सकते हैं, f डैश इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में है इनटू पुराने वाला फोर्स, तो क्या लिखेंगे, फोर्स विल इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, फोर्स विल इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। तो इसका क्या मतलब है, अगर आप लोगों का मल्टीप्लाई में आ रहा है तो वो इंक्रीज हो रहा है, अगर आप लोगों का वो डिवाइड में आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बट ये आप ध्यान से नोट करना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जब हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेरिवेशन करी थी उसके लास्ट में हमने इम्पोर्टेंस भी डिस्कस की थी। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आई होप आपने देख ली होगी, जिसका लिंक मैं ऑलरेडी आई बटन पर आप लोगों को पहले दे चुकी हूँ। तो अब इसकी इम्पोर्टेंस को इसमें ब्रीफ में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। हमें पता है कि जितना भी सोलर सिस्टम है, सन जो है और प्लैनेट्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद ग्रेविटेशनल फोर्स। मून और अर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उनके आसपास का जो मोशन है तो वो किसकी वजह से होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। और थर्ड की बात करें तो जो फोर्स है जो हमें अर्थ की तरफ बाइंड करके रखता है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम भी स्पेस में, जैसे ग्रेविटी नहीं होती है, वो लोग ऊपर मूव कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं विदाउट ग्रेविटी, तो ऐसे ही हम भी अर्थ के ऊपर ऐसे उड़ रहे होते हैं अगर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। फोर्थ वन, सी टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन। अब मून और सन के बीच में भी अट्रैक्शन होती है, राइट। अब जो सी टाइड्स आती हैं तो जैसे मून है वो अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को, बट अर्थ जो है वो मूव करके नहीं जा सकती ना मून की तरफ, तो एक बड़ा सा पार्ट होता है अर्थ का, दैट इज ओशन। अगर ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो जो वाटर है वो एकदम से ऊपर से तरफ फॉल करना शुरू करेगा, तो जब वाटर ऊपर की तरफ घूमेगा तो उसे हम क्या बोल देते हैं, बड़ी बड़ी सी टाइड्स पे बोल देते हैं, जो बहुत डिस्ट्रक्टिव होती हैं, जैसे कि सुनामी आती है। लास्ट वन, फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स एंड स्नो ऑन द अर्थ। अब जैसे क्लाउडी मौसम होता है तो जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो नीचे ही फॉल करती हैं, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। स्नो है वो भी सब चीजें नीचे फॉल करती हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो क्या रेन ड्रॉप्स नीचे फॉल करती, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट, What is the acceleration of free fall? I hope आपने फ्री फॉल वाली वीडियो अभी तक देख ली होगी, तो आप लोगों को पता होगा कि फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, कि ऊपर से जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है बिना किसी फोर्स के, और सिर्फ कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ, वो क्या होती है, ग्रेविटी। यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है,
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट रहती है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। इसकी हम डेरिवेशन भी कर चुके हैं, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। हमें पता है ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो होता है आप लोगों का ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक ऑब्जेक्ट आपका अर्थ है और ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स ही कहते हैं। बट लेकिन अगर अर्थ आ जाए तो उस फोर्स का नाम क्या हो जाता है? अगर याद हो तो उसे हम बोलते हैं ग्रेविटी। जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में आता है तो उसको हम एक नया नाम देते हैं, दैट इज ग्रेविटी। होता वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज इंपॉर्टेंट। Amit buys few gram of gold at the pole as per instruction of one of his friend. He hands over the same when he meets him on the equator. Will the friend agree with the weight of the gold? What? If not, why? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए पोल और इक्वेटर क्या होता है। तो ये आपको पता है, जो अर्थ है प्रॉपर आप लोगों की स्फीयर शेप की तो है नहीं है, ओवल शेप की है, राइट। ओवल शेप में ये जो पोर्शन होता है आप लोगों का, ये होता है पोल, और ये पोर्शन जो होता है ये होता है आपका इक्वेटर। दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज पोल, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, ये जो चीज है ये स्मॉल आर लग रहा है आपको, यानी कि रेडियस ये भी है, रेडियस ये भी है, लेकिन यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ कम है और यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, यानी कि जी की, जी का फॉर्मूला क्या होता है, G/m/r स्क्वायर होता है, राइट। अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं इक्वेटर पर, ठीक है, तो यहाँ यूज होगा रेडियस ऑफ इक्वेटर। अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करूं पोल पर, तो यहाँ क्या होगा, Gm/ रेडियस एट पोल, राइट। तो ये दो फॉर्मूलाज हो गए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के एट इक्वेटर एंड एट पोल। अब आप यहाँ पर देख सकते होगे कि इक्वेटर पर जो रेडियस है वो बड़ा है। अगर रेडियस यहाँ पर ज्यादा है तो ग्रेविटी क्या होगी, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पर अगर रेडियस आपका ज्यादा कम है तो ग्रेविटी क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा। तो देखिए ये हो गया बड़ा, तो ये हो गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई कम। किसकी बात हो रही है, इक्वेटर की बात हो रही है। पोल की बात करें तो रेडियस क्या है, यहाँ पर कम है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। एक फ्रेंड ने, अमित है, उसने गोल्ड खरीदा, जैसे कि उसने फ्रेंड ने बोला था। उसने कहाँ से खरीदा, उसने खरीदा पोल पे, और उसने हैंड ओवर किया, अपने फ्रेंड को हैंड ओवर कर दिया, कहाँ पर आके, इक्वेटर पर आकर। तो जितने भी ग्राम उसने खरीदे, क्या उसका फ्रेंड मानेगा भी उसने उतने ही ग्राम खरीदे? ध्यान से देखिए, वेट क्या होता है। जब हमने मास और वेट की वीडियो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो आई सजेस्ट एक बार जरूर देखें, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। वेट और मास के बीच में हम डिफरेंस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो वेट होता है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर मैं वेट की बात करूं, वेट एट इक्वेटर, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर क्या है, कम। देख सकते होगे आप यहाँ पर। तो वेट जो होगा इक्वेटर पे वो क्या होगा, कम होगा। अगर वेट की बात करें पोल पे, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल क्या है, ज्यादा, तो वेट क्या होगा पोल पर, ज्यादा। तो यानी कि जो उसने खरीदा वो तो खरीदा पोल पर वेट क्या था, ज्यादा, लेकिन हैंड ओवर कब किया, उसको दिया कब, इक्वेटर पर। इक्वेटर पे उसका वेट क्या हो गया, कम हो गया। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कैसे, द वैल्यू ऑफ जी इज मोर एट
poles as compared to equator, so gold can weigh less at equator as compared to poles. Therefore, Amit's friend won't agree with the weight of the gold bought by Amit. यानी कि अमित जब गोल्ड खरीदेगा पोल पर और अपने दोस्त को बोलेगा इक्वेटर पर जाकर कि उसने इतने वेट का गोल्ड खरीदा है, और जब उसका फ्रेंड उस गोल्ड का वेट मेजर करेगा तो उसको कम दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि इक्वेटर पर जो वेट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू पोल्स। सो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है why will a sheet of paper fall slower than one that is crumpled into a ball? यानी कि एक शीट ऑफ पेपर को आप ऐसे नीचे फेंको और एक को आप क्रश करके नीचे फेंको, तो कौन सी फास्टर गिरेगी? आपकी ऑब्वियसली जिसको आपने क्रश किया हुआ, क्रम्पल किया हुआ है, और नीचे जल्दी गिरेगी, जबकि जो जिसको आपने नहीं किया वो इस तरह से ऐसे झूलती 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 नीचे गिरेगी। ऐसा क्यों? तो मैंने यहाँ ले लिया एक नॉर्मल पेपर और एक ले लिया है क्रश्ड पेपर, क्रम्पल पेपर। चलिए इसको गिराते हैं नीचे और ऑब्जर्व करो। ऑब्वियसली ये पहले गिरा है, ये बाद में। दोबारा देखिए, एक साथ गिरा रहे हैं। तो ये पहले गिर रहा है, ये जो है ये थोड़ा सा स्लोप इस तरह से गिर रहा है, ये ऐसे गिर रहा है। देखिए दोबारा से, ऐसे, ये ऐसे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये नीचे गिर रहा है, इसके ऊपर कौन एक्ट कर रहा है? नीचे से एयर एक्ट कर रही है, जिसको हम बोलते हैं एयर रेसिस्टेंस। जब ये गिर रहा है, इसके ऊपर भी एयर एक्ट कर रही है नीचे की तरफ, लेकिन जब ये इसके ऊपर एयर फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, उसके पास फोर्स लगाने के लिए सरफेस एरिया क्या है? बहुत ज्यादा है। जबकि अगर इस क्रश्ड के पेपर की बात करूं तो यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है? कम है। तो एयर रेसिस्टेंस जो लगेगा वो कम लग पाएगा। एयर रेसिस्टेंस क्या होता है? एयर जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स लगाती है। तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो एयर जो है इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा पाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसीलिए ये लेट गिरेगा। जबकि इसका जो सरफेस एरिया है वो कम है तो इसके ऊपर फोर्स कम लगेगा, तो इस वजह से ये जल्दी नीचे गिर जाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बताया था कि अर्थ पर सभी ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर सेम एक्सेलरेशन से गिरते हैं, मास का तो कोई लेना देना ही नहीं होता। और अब मैं यहाँ पर आपको कह रही हूँ कि एक पेज लेट गिरेगा और क्रम्पल पेज जल्दी। ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट्स कि अर्थ पर सभी ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन से गिरते हैं, ये वहीं पर ट्रू होती है जहाँ पर एयर ना हो। यानी कि अगर एक पेज और एक क्रम्पल्ड बॉल को एक रूम में फेंकूं मैं जहाँ पर एयर नहीं है, तो वहां पर दोनों सेम टाइम पर ही नीचे गिरेंगे। बट यहाँ तो हमने नहीं कहा ना कि एयर को निग्लेक्ट करना है, तभी हम एयर रेसिस्टेंस को लेकर चलेंगे इस क्वेश्चन में। दैट्स वाई एयर की वजह से यहाँ पेपर लेट गिरेगा और क्रम्पल पेपर जल्दी। As the surface area of the sheet paper is greater than the crumpled one, so the air resistance will be more on the sheet than the crumpled paper. So the sheet of the paper will fall slower than that is crumpled into a ball. यानी कि जो surface area है sheet paper का वो ज़्यादा है, तो air resistance उसके ऊपर ज़्यादा वर्क कर रही होगी। किसके बजाय? crumpled paper के बजाय। तो जिसकी वजह से जो sheet of paper है वो धीरे गिरती है बजाय के जो बॉल के अंदर हमने उसको क्रम्पल्ड किया हुआ है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है क्वेश्चन 12? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। ये हम सबको पता है, हमने मास और वेट वाली वीडियो में हमने लास्ट में देखा था कि जितनी ग्रेविटी अर्थ के ऊपर होती है, मून की उससे ग्रेविटी 1/6 होती है, यानी कि मून पे कम है। कितनी कम है? 6 टाइम्स कम है अर्थ के कंपैरेटिवली। तो व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ? यानी कि अब एक ऑब्जेक्ट जिसका मास आपको 10 kg दे रखा है, मुझे कैसे पता चला ये मास है? क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है कि जो मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? kg। तो मास इज इक्वल टू 10 kg है। मुझे निकालना है वेट ऑन अर्थ एंड वेट ऑन मून। तो वेट ऑन अर्थ क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। मास है 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कितनी होती है? 9.8। पॉइंट हटाया, 10 से 10 कैंसर, तो 98। और वेट की ऐसा यूनिट इज न्यूटन। तो ये आ गई, वेट ऑन अर्थ इज 98 न्यूटन। अब अगर मैं बात करती हूँ वेट ऑन मून की, तो मुझे पता है कि वेट ऑन अर्थ को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाता है वेट ऑन मून। तो ये हो गया 98 डिवाइड बाय 6,
333 आता रहेगा. दिस इज 16.3 न्यूटन. दिस इज योर आंसर. So thank you. That's all for this video. Next video में हम cover करेंगे numericals question number 13 to 18. So if you like this video, please subscribe our channel and press the bell icon so that you will get updates of our upcoming videos. Thank you.